Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, class 11th. क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जो है कि हमने स्टार्ट कर दिया है। आज इसका हम देख रहे हैं पार्ट 2। चैप्टर नंबर 5 है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें ओनली गैसेज स्टेट है आपका बाकी रहा है, बाकी पोर्शन जो है डिलीट हो गया है। तो इसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 में भी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट मैंने वहाँ पर 4 में इसको छुड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में ये वापस रिपीट होती, इसलिए हम चैप्टर नंबर 5 में इसको ही देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो फैमिली है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर अटैच टू हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। जब ये हाइड्रोजन एटम से अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या जो कोवलेंट इलेक्ट्रॉन है, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन की तरफ क्या होने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है? हाइड्रोजन से ज़्यादा है। हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इस वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इनकी तरफ खींचने चले जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोजन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और इनके पास खींच के चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से बॉन्ड में जो पोलराइजेशन जनरेट हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए H और F। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है फ्लोरीन के कंपेयर में। फ्लोरीन की तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो फ्लोरीन पर चार्ज क्या गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन में चार्ज क्या गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब वापस इसी के पास एक दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो देन देखिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है H पर और फ्लोरीन पर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। तो देन देखिए इसका नेगेटिव पार्ट यानी कि फ्लोरीन, इसका पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक डैश बॉन्डिंग जो जनरेट हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डैश बॉन्डिंग है यहाँ पर, इस डैश बॉन्डिंग को हमने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हमने सॉलिड लाइन से शो करी है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग है। HF, HF, H और F में हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो तो कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग। बट अगर HF के पास में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए HF का और उनके बीच में अगर कोई बॉन्डिंग जनरेट हो, तो आप उसे कौन सी बॉन्डिंग बोलेंगे? ये बॉन्डिंग कौन सी बोलेंगे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, वो एरो से मैं समझा देता हूँ। ये इस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये इन जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आगे और बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे क्या जनरेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं मानता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आज हम सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? देखिए वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच है। H2O, 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 ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच है वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही अटैच है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ख़त्म कर दिया जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो जितना भी अर्थ पर पानी है वो सारा का सारा वेपराइज होकर ऊपर चला जाएगा और आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पानी की जो एक ड्रॉपलेट होती है, पानी की जो एक बूंद होती है, उस एक बूंद में H2O के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 15,000 से 18,000 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 15,000 H2 मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से आपस में गूथे हुए होते हैं, आपस में इस तरह से क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं, और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, बात में आ गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दस हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखिए ये फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल का है, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का, और इनमें जो है एक अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, उसी को हम नेम क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे देखिए ये फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल का है, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का, और इनमें जो अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है उसी को हम क्या नेम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे हमने यहाँ पर डैश से शो किया। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन इसकी और है, ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप हैं।
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होती है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे HF 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 इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप इससे क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसी का एग्जाम्पल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि एक ही मॉलिक्यूल की आपको जरूरत हो, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की आपको नीड नहीं पड़े, उसी एक मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा सके, तो आप उससे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल में जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा सके, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने यहाँ पर समझा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ये एलिमेंट्स, इनके ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए प्रेफर किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइज फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। थर्मल एनर्जी किसी बॉडी की ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल जो है उस बॉडी के या उस कंपाउंड के उनके मोशन के कारण जनरेट होती है, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइज फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से जनरेट होती है एनर्जी, तो इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? थर्मल एनर्जी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है। आज बात समझ में आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये मैंने बनाई है यहाँ पर सॉलिड स्टेट, जिसमें पार्टिकल जो है एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ये है लिक्विड स्टेट और ये है गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हैं पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिससे पहले हमने पार्ट 1 में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्टडी किया था, तो पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक हो गया और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स और बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस आपको देखने को मिलेगा गैस स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में बहुत लिटिल स्पेस होता है, ठीक है। तो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इस ऑर्डर में अगर हम जाते हैं सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, थर्मल मोशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? मोशन कर सकते हैं, इधर उधर मोशन कर सकते हैं। बट सॉलिड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो थर्मल मोशन इस डायरेक्शन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट देखिए थर्मल एनर्जी डिक्रीज होती है इसी प्रपोर्शन में। थर्मल एनर्जी डिक्रीज होती है इसी प्रपोर्शन में, क्यों? क्योंकि देन देखिए सॉलिड में पार्टिकल मोशन नहीं कर सकते, सॉलिड में पार्टिकल मोशन नहीं कर सकते, तो अगर आपको उन्हें मोशन में लाना है तो आपको उनके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेज उन सबको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। अट्रैक्शन फोर्सेज को सबको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो थर्मल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा यूज में आएगी, यहाँ पर कम यूज में आएगी। यहाँ पर गैस में तो पार्टिकल वैसे ही डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं गैसेस पार्टिकल, तो यहाँ पर कम थर्मल एनर्जी में ही आपका काम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जाने पर थर्मल एनर्जी क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3 पॉइंट को वापस से समझ ले, ध्यान रखना है। थर्मल मोशन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस क्या होता है? डिक्रीज होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होता है, थर्मल मोशन इंक्रीज होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होता है, थर्मल एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होती है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट इसके बाद, क्योंकि हमें स्टेट ऑफ मैटर में ओनली गैस स्टेट ही पढ़ना है, द गैसेज स्टेट। द गैस स्टेट दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है सब एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, इसलिए पार्टिकल क्या होते हैं गैस में? डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है मैटर की। थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ वी रिमेन इमर्स्ड इन द ओशियन ऑफ एयर विच इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। बहुत अच्छी लाइन बोली इसने कि हम जब से लाइफ को समझने लगे हैं तब से ही हम एक गैस का या एयर का जो चैम्बर है, जो ओशन है, उसमें इमर्स है, उसमें डूबे हुए। आप देख लीजिए हमारे चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर है, चारों ओर हमारे जो है एयर फैली हुई है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एयर नहीं हो, ठीक है। तो हम एयर के साथ ही क्या है? बाइंड है, एयर जो एटमॉस्फेयर है उसी में क्या है? इमर्स्ड है, ठीक है।
इन अवर पीरियोडिक टेबल 11 गैसेज आर फाउंड, हमारी पीरियोडिक टेबल में 11 गैसेज होती है या 11 गैसेज देखने को मिलती है। कौन कौन सी गैसेज है वो? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, नियॉन गैस, क्लोरीन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, जिनॉन गैस और रेडॉन गैस। ठीक है, ये आप काउंट कर लीजिए, 11 गैसेज हो गई है। ये 11 गैसेज जो है पीरियोडिक टेबल में मिलती है और बाकी सब जो है वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। सिर्फ गैस स्टेट में 11 गैसेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है गैस स्टेट की? हाईली कंप्रेसिबल, गैस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाया जा सकता है, गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि इस पूरे कमरे में जो गैस फैली हुई है उस गैस को आप कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके एक माचिस की डिब्बी में भर सकते हो। तो सोचिए कि पूरा कमरे का वॉल्यूम जो कवर कर रही थी गैस, वो एक माचिस की डिब्बी में आ गई, एक मैचिस स्टिक में आ गई। ठीक है, तो कितना आपने उसे कंप्रेस किया। ठीक है, तो हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेज। लो डेंसिटी वाली होती है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड शेप जो है वो फिक्स नहीं होती गैस की। तो ये तो इसके डेफिनेशन में आप भी आ गया था कि गैस जो होते हैं गैस स्टेट, उनमें वॉल्यूम और उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती गैस की। ठीक है, वॉल्यूम और शेप जो है गैस की फिक्स नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी भी शेप जो है ले सकते हैं, जिस चैम्बर में आपने रखा उसी की शेप ले लेंगे, जिस चैम्बर में आपने रखा उसी का वॉल्यूम कवर कर लेंगे। तो पर्टिकुलर इसकी कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता। ये गैसेज स्टेट के हमने बारे में बात करी है। पार्ट थर्ड जो इसका आएगा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, पार्ट थर्ड, क्योंकि वहाँ पर हम स्टडी करेंगे गैस लॉज, गैस के नियम। कुछ गैस के लॉज बना रखे हैं साइंटिस्ट के थ्रू और उन्हीं के ऑनर में उन लॉज को हमने नेम दिया है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक लॉ, अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के लॉज जो हैं वो पार्ट थर्ड में हम स्टडी करेंगे। बहुत जल्दी आपको पार्ट थर्ड मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा पार्ट थर्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।